Okay. So, good morning, students. Okay. So, good morning, everyone. So, once again, I welcome you all on the next session of welding. कल हमने जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी रिलेटेड टू वेल्डिंग ओनली. जस्ट अ सेकेंड यार. हाँ, रिलेटेड टू वेल्डिंग ओनली. सो वेल्डिंग में कल हमने काफी चीजें देखी थी. कभी इलेक्ट्रोड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है, और बहुत सी चीजें देखी थी कि वेल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है. और उसके बाद हमने कोटिंग के बारे में भी देखा था, और भी हमने फ्लक्स के फंक्शंस देखे थे डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. उसके बाद हमने कल पोलैरिटी मेन जो टॉपिक है वो किया था कि भाई रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है. ये सब पार्ट हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि अगर कौन सी पोलैरिटी है तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, क्या चीज चाहिए तो कहाँ है. सो कल हमने ये एक सारे पार्ट कवर किए थे सो दैट कि जब हम आगे भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि चाहे वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है या गैस वेल्डिंग है या सॉरी आर्क वेल्डिंग के ही कई सारे टाइप्स हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, तो उन सब में जब ये चीजें आएंगी तो आपको पहले से इन चीजों की क्लैरिटी होगी और इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है. सो लास्ट टॉपिक अगर मैं देख पा रहा हूं तो हमने टाइप्स ऑफ कोटिंग कर लिखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग होती है. सो अभी इसमें एक छोटा सा और हल्का सा टॉपिक है एक आधा, वो डिस्कस करते हैं. मैं आज का आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूँ कि व्हाट वी बेसिकली वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर 2 सेशंस. इसमें आज हम एक ये छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है कि जब आप कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोटिंग जो होती है वो हम इलेक्ट्रोड के ऊपर ही करेंगे. उसमें अपनी जो है फिलर रॉड के ऊपर कोई कोटिंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता. ठीक है. तो उसमें जो है आपका फ्लक्स वगैरह है वो अलग से प्रोवाइड किया जाता है ना. सो अब जो टॉपिक है उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कोटिंग करी है, ठीक है, उस कोटिंग के अंदर मैं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ. ठीक है. सो वो एलिमेंट्स के मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप ये एलिमेंट जो है कोटिंग एलिमेंट का इसका फंक्शन क्या है. ठीक है. अगर मान लो आप MnO मैग्नीज ऑक्साइड डाल रहे हैं कोटिंग एज ए कोटिंग एलिमेंट, जो कोटिंग के अंदर डालते हैं वो उसका पर्पस क्या है कि भाई वो ये बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे 5-7 है मेरे पास लिखे हुए, 5-7-8. बस वो आपको एक बार मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपके भी लिखवा रहा हूँ कि, और आपको पता भी होना चाहिए कि भाई किस एलिमेंट का क्या रोल है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए सीधा तो आपको एटलीस्ट आता हो. ठीक है. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज, एक तो ये करेंगे, उसके बाद एक आधी चीज और है, इसके बाद फिर हम प्रोसेसेस शुरू करेंगे. आज हमने 3 प्रोसेसेस देखनी है. वी विल डिस्कस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. आज हमने अच्छे से इसके कुछ पॉइंट्स देखने हैं. फिर देन विल गो फॉर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड फर्दर विल गो फॉर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. ये 3 वेल्डिंग आज हम अच्छे से प्रोसेसेस देखेंगे. सारा इन दोनों क्लासेस में ये सब चलेगा. ठीक है. और मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू फिनिश योर वेल्डिंग पार्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. ओके. सो अभी शुरू करते हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपका वेल्डिंग वाला प्रोसेस शुरू करना है उसको मैंने कैसे डील करना है. ठीक है. सो अभी फिलहाल जो है टॉपिक का नाम लिखिए. कल हमने टाइप्स ऑफ कोटिंग किया था. सो नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्लैक कलर से. नेम ऑफ द टॉपिक इज कि भाई फंक्शन ऑफ कोटिंग एलिमेंट. फंक्शन ऑफ कोटिंग एलिमेंट्स की, जो मैं कोटिंग एलिमेंट्स, कोटिंग में कुछ एलिमेंट्स वगैरह जो मेरे डलेंगे या जो मैं डालता हूं या जो डलने चाहिए उनके फंक्शन क्या है एलिमेंट्स. ठीक है. तो ये डायरेक्टली कई बार वो एक लाइन में पूछ लेता है. ठीक है. सो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू टेल कि भी यहाँ इस चीज का ये फंक्शन है. ठीक है. सो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा मैं कोटिंग एलिमेंट, उसमें जो इंट्रोड्यूस होता है उसका नाम है
उसको मैं नाम देता हूं क्वाड्स। ठीक है, अब इट इज नथिंग बट इसके अंदर क्या है आपको पता है, SiO2 होता है इसमें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करूंगा तो ये चीज है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब मेन गेम क्या है कि बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसका फंक्शन क्या है, ये जो डलता है कोटिंग एलिमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कोटिंग एलिमेंट। ठीक है, सो डायरेक्टली ही कैन आस्क यू इन वन स्टेटमेंट, और आपके पेपर में तो बड़ी ऐसे सिंपल सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि अच्छा बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना। सो इट वुड बी बेटर कि आप इसको ऐसे ही लिखें और ऐसे ही याद कर लें। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों के कोई लॉजिक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी बढ़ाने का तरीका है। अब मैं कहूं कि लेट अस सपोज कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, मान लो मैंने शेक बनाया, ठीक है, सो आई एम एडिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स, मैंने कुछ और डाल दिया, बादाम डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दी, सबका अपना एक फंक्शन है। अब वो है उनका रोल, वो ये करता है, वो ये वाली एनर्जी देता है, वो ये विटामिन बढ़ाता है, वो ये करता है, वो करता है। नाउ देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, वो उसकी केमिस्ट्री है कि वो ऐसा क्यों करता है। बट अगर हमें पता है कि भाई बादाम खाने से ये चीज होती है या ये चीज उससे होती है, तो वो दैट वुड बी मोर इजियर फॉर यू, अगर आपको ये पता है कि भाई इससे क्या होता है। So directly if the question comes, you should be in a position to write the answer. Okay. So अब आपका ये जो ये क्वाड्स है और ये इससे क्या होता है, इससे आपके सबसे पहले तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये उसके लिए है, फिलर मेटल या मैं जो उसके ऊपर कोटिंग कर रहा हूं, तो क्या कोटिंग एलिमेंट्स का रोल है। तो ये आपकी पहली नंबर 1 अगर मैं इसका पॉइंट लिखूं तो ये आपका क्या करता है, आपकी ये इट इंप्रूव्स द विस्कोसिटी किसकी, किसकी, फिलर मेटल की। जो मैं मेटल इसमें इलेक्ट्रोड या उसको जो मेल्ट कर रहा हूं, फिलर मेटल नाम ले लिया, जो मटेरियल फिल हो रहा है जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग जब मैं अपना सिस्टम मेल्ट कर रहा हूं, मेरा इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर कोटिंग की हुई है, और कोटिंग में अगर मान लो इलेक्ट्रोड मेल्ट होते होते उसके अंदर जॉइंट्स के बीच में फिल हो रहा है। सो जब वो जॉइंट्स के बीच में वो सेक्शन में अगर मान लो दीज आर द टू जॉइंट्स, कल भी मैंने आपको दिखाया था, उसके बीच में अगर वेल्डिंग हो रही है या ज्वाइनिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रोड अगर मेल्ट हो रहा है, सो अगर उसमें उस इलेक्ट्रोड की कोटिंग जो ऊपर की हुई है उसके अंदर अगर ये चीज है, तो ये आपकी क्या करेगा, आपका जो जब जो इलेक्ट्रोड जो मेल्ट हो रहा है उसकी विस्कोसिटी को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, वो एक जगह जम के नहीं रहेगा, वो फ्लो उसका अच्छा हो जाएगा, दैट विल बी उसकी विस्कोसिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो इसका फंक्शन ये है आफ्टर मेल्टिंग के बाद। अनदर इसका एक और फंक्शन है कि इट ऑल्सो इंप्रूव्स, इट ऑल्सो, तो ये इसको ऐसे ही याद रखने कि भाई किसका क्या रोल है। ये 4 बार पढ़ोगे, रिवाइज कर दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। इट ऑल्सो इंप्रूव्स द current carrying capacity of filler material. Current carrying capacity of filler material, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। सो इसमें कोई बहुत बड़े लॉजिक नहीं है, बट द थिंग इज कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आपको पता हो। सो ये एक टेबल है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, ठीक है, सो दैट कि वो आपको इशू ना आए। लो हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। नाउ द अदर पॉइंट इज मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। ठीक है, सो अभी इसका क्या पर्पस है मैग्नीज ऑक्साइड का। ठीक है, अगर ये चीज मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेरी, ये आपके क्या करेगा,
ठीक है, ये आपकी वेल्डिंग स्पीड को इंप्रूव कर देता है। मैं अगर सारे फंक्शन यही लिखूं, चलो यहीं से शुरू कर, थोड़ा सा एक सिमेट्री बन जाएगी। ये आपका क्या करेगा, इट इंप्रूव्स आपकी ये वेल्डिंग स्पीड को इंप्रूव करता है कि अगर आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग है उसके अंदर अगर MnO मिक्स है तो आपकी वेल्डिंग की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो बस हल्का फुल्का एक आइडिया सा होना चाहिए, वेग आइडिया हो, चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी जो पेनिट्रेशन रहती है, अगर मैं बात करूं, 2-3 वर्ड्स आगे आगे आपके आएंगे। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेटल डिपोजिशन रेट, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन रेट, इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड डिपोजिशन रेट। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी मैं अगर आप बात करूं, कल केस था रिवर्स पोलैरिटी का जिसमें आपने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाया था। जब आप रिवर्स पोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है, मैक्सिमम हीट जनरेट होती है, कल हमने डिस्कस किया था। तो जब मैक्सिमम हीट जनरेट होती है तो वो खुद कंज्यूम होगा इलेक्ट्रोड, तो जब खुद कंज्यूम होगा, एनर्जी उसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है, करंट उसके ऊपर ज्यादा है, तभी वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो जब एनर्जी ज्यादा, करंट ज्यादा है तो वो खुद ज्यादा मेल्ट होगा और वर्कपीस को कम मेल्ट करेगा। तो थिन सेक्शंस के लिए होता है, तो वहां पर जो है बेसिकली क्या होगा, आपका पेनिट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो जब क्या होगा आपका जो है इस केस के अंदर अगर आपका DCEN है, दूसरा है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव स्टेट पोलैरिटी है, वहां पर आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं हो रहा, सारा का सारा वर्कपीस के ऊपर जो है मेल्टिंग हो रही है। तो हम थिक सेक्शंस को वेल्ड कर सकते थे। कल हमने देखा था डेप्थ अच्छी रहती है, पेनिट्रेशन अच्छी रहती है। डेप्थ कह लो गहराई, या पेनिट्रेशन कितना डूंगा या मैं गहरा जो है ज्वाइंट लगा सकता हूं। तो वो कल हमने देखा था कि किस चीज में है। तो आज मैं वही चीज आपसे ये चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर मैं MnO डाल दूं तो एक तो उसकी वेल्डिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, एक अगर वो डाल दूं तो मेरे को डीपर पेनिट्रेशन ये भी मिलता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था इससे पेनिट्रेशन। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू कि भाई अगर मैं ये डाल दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, सो आई गेस दीज आपने ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, सो यू नॉट टू वरी कि ये सर ये क्या चल रहा है, दीज आर जस्ट द कोटिंग एलिमेंट्स। आज मैंने थोड़ा लाइट से शुरू करा, फिर ये चीजें देखने के बाद फिर देन विल बी इन ए पोजीशन टू सी द डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, और अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। इसको बस ऐसे थोड़ा सा जो मैं वर्डिंग्स बोल रहा हूं वो और ये मोर देन इनफ। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली, कल मैंने आपको एक कोटिंग लिखवाई थी जिसका नाम था रूटाइल कोटिंग, जिसमें मैंने टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करी थी। ठीक है, रूटाइल कोटिंग का टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 की बात करी थी। तो आज जब मैं अगर नाम लिख रहा हूं रूटाइल, तो इसका मतलब यही है कि मैं कोटिंग के अंदर इस तरीके का एलिमेंट TiO2 की बात कर रहा हूं। ये अगर मेरे इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए तो भैया मेरे को क्या मिलता है। तो मुझे क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो ये होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, ये आपकी ना आर्क को स्टेबल करता है। आप कभी भी देखना, ये अगर मेरा वर्कपीस है और ये मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर है मान लो पीछे, और ये उसमें इलेक्ट्रोड की रॉड है, ठीक है, या इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में है, तो जो इलेक्ट्रोड की टिप होती है और वर्कपीस है उसके बीच में कुछ गैप होता है 3 से 5 mm का, ये हम देखेंगे भी, लिखेंगे भी सही। वो गैप देना जरूरी होता है। ठीक है, शुरू में ये मेरे को एक चीज बताओ, हमने देखा था आर्क जनरेट कैसे होती है। आर्क को जनरेट करने के लिए पहले उसको हम टच करते हैं और ऐसे ड्रैग करते हैं, याद है हमने प्रोसेस लिखा था। आर्क का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने आर्क का फंक्शन पढ़ा था,
और हमने ये बताया था कि आर्क बनती कैसे है। तब हमने डिस्कस किया था कि भैया आर्क को बनाने के लिए या आर्क को शुरू में करने के लिए कभी भी आप वेल्डर को देखना, और शुरू शुरू में वो टक 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 ऐसे करता है। पहले क्या करता है, उसको टिप मारता है, फिर ड्रैग करता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो शुरू हो जाए उसमें से। सो अब ये जो है उसके बाद जब एक बार आपकी आर्क बन जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे 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 जैसे मर्जी कर रहे हैं, आपको आर्क को स्टेबल करके रखना पड़ता है। जब तक आपकी आर्क स्टेबलाइज्ड नहीं होगी, स्टेबलाइज्ड आर्क अगर आपको नहीं मिल रही, आपका ज्वाइंट अच्छा नहीं बनेगा। आप कभी कभी तो करंट उस पर ज्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, कभी फीड रेट ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इसलिए और इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए कि भैया मैं आर्क को स्टेबल कर दूं, मेरे कोटिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग है उसके ऊपर अगर मेरे उसके अंदर अगर TiO2 है, रूटाइल है, तो मेरी आर्क को स्टेबिलिटी मिलेगी। इंप्रूव्स आर्क स्टेबिलिटी, ये इसका फंक्शन है। अब मैं यहां पे आपको हल्का सा पिछला रिकैप भी बताता जा रहा हूं साथ में कि हमने आर्क स्टेबिलिटी में क्या पढ़ा था, और मैं उसका फंक्शन भी आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर्क स्टेबिलिटी की बात आएगी कब, डीसी वेल्डिंग में ओनली। ठीक है ना, कि भैया आर्क स्टेबल होना चाहिए। एसी में तो खुद ही वो साइकिल ही चेंज हो जा रही है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये बात हमेशा बात होगी डीसी के अंदर ही। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट इज, ये इतना ही था। नाउ द फोर्थ वन इज Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट अ सेरामिक। अब सेरामिक, ठीक है, अब होता तो ये सेरामिक ही है, और अगर मैं बात करूं तो मैं ये किस लिए डालता हूं मेरी कोटिंग के अंदर, तो ये सिर्फ इसलिए डाला था कि जो आपके ग्रेन्स बनेंगे या वेल्डिंग के बाद जो आपका वेल्ड जॉइंट बन रहा है उसके अंदर क्या है, सारा का सारा मेटल है। ये जो आप डाल रहे हैं जॉइंट मटेरियल जिसकी आप वेल्डिंग करना चाहते हैं वो है। तो जब ठंडा होने के बाद उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनको रिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है। तो ग्रेन रिफाइनमेंट एक टर्म होती है, अगर आपने मटेरियल साइंस पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेंगे। तो ग्रेन को ये बड़ा अच्छे से रिफाइन करके रखता है। ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया ये डाल दो। सो इफ आई वांट कि मेरे ग्रेन की रिफाइनमेंट हो अच्छी, सो इसलिए मैं जो है ये ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनदर पॉइंट इज, द अनदर कोटिंग एलिमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब ये आपको सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। और अगर हिंदी में बोलूं आपके समझाने के लिए, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, चूना पत्थर, है ना। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये क्या है, यही तो है वो कैल्शियम ऑक्साइड। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों डाला जाता है भैया कोटिंग में, इसलिए डाला जाता है ताकि आप जो हैं, जो आपके वेल्ड जॉइंट के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही प्रेजेंट हो जाते हैं, या ऐसा समझ लो कि इंप्योरिटीज होती हैं। मान लो सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया। अब सल्फर और फास्फोरस वगैरह जब आते हैं तो वो ना आए या उसको रिमूव किया जाए, इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। इसका कारण है कैल्शियम ऑक्साइड का डालने का। ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है या रिमूव कर देता है। अगर मान लो मैंने अपने उसमें कोटिंग के अंदर अपनी ये कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, एलिमेंट डाल रखा है, जितना परसेंटेज नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जितनी है वो मैंने डाल दी। सो उसका पर्पस क्या है कि अगर जो मैं वेल्डिंग कर रहा हूं, तो जो मेरा वेल्ड जॉइंट बन रहा है उसके अंदर अगर गलती से सल्फर या फिर आपका जो है फास्फोरस आ गया, तो ये उसको आने नहीं देगा, इसको रिमूव कर देगा। अब आप कहोगे कि सर उससे क्या होता है, सल्फर आ गया तो क्या होगा। सल्फर आपके जो है वेल्ड जॉइंट को ब्रिटल कर देता है, और जब एक बारी कोई चीज ब्रिटल हो गई, वो आम का नहीं है, उस जॉइंट का कोई फायदा नहीं है, वो अंडरलोडिंग टूट जाएगा। ठीक है, सो इसलिए जो है आपका कई जगह पर ये डाला जाता है ताकि आपका सल्फर और फास्फोरस की एंट्री को रोके या उसको रिमूव करे। इट रिमूव्स सल्फर S एंड P, फास्फोरस। ये सिंबल तो पता है ना, क्या पूरा लिखूं, फ्रॉम द वेल्ड जॉइंट या फ्रॉम द वेल्ड। अब
अब ये रिमूव करने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये वेल्ड को ब्रिटल बनाता है। सल्फर मेक्स द वेल्ड ब्रिटल। Therefore needs to be removed, इसका हटना जरूरी है, निकलना जरूरी है, और उसके लिए इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं था, बट ये सारे के सारे जो है ना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। जैसे कई बार आप वेल्डिंग पढ़ेंगे या कहीं आप पढ़ेंगे 4 चीजें, अगर अपने आप से भी पढ़ते हैं, किसी आगे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको पता है कई बार जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो स्पेशली कई बार तो वेल्डिंग ही एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके केस में वो डीप में जाते हैं कि अच्छा आप वेल्डिंग पढ़ के आए हैं तो बताइए। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हो। तो ये आपकी एक ओवरऑल जनरल तैयारी होती है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, सिर्फ एग्जाम तो निकल ही जाएगा, एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी मुश्किल गेम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। इफ यू फोकस, इफ यू मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस से चलेंगे ना कि भाई मेरे को ये सिस्टम ऐसे चलना है, ये सिस्टम ऐसे चलना है, इसके लिए इतना टाइम देना है, इसके लिए इतना टाइम देना है, और ये सारा करने के बाद क्लासेस लगा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने एंड से मैं ऑब्जेक्टिव लगा रहा हूँ। ठीक है, पिछले सालों के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कहीं नहीं गया पेपर आपका। ठीक है, चुटकियों की गेम है आपका ये जेई का एग्जाम। ठीक है, बस आप फोकस नहीं होते हो, आप बैठते नहीं हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब बैठते नहीं हो, जब भैया मेहनत नहीं लगाओगे, बैठोगे नहीं, तो चीज नहीं मिलेगी। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। ठीक है, लोगों को मेहनत करने के बाद कई बार चीज नहीं मिलती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिना तैयारी के हम एग्जाम निकाल देंगे। नहीं, अगर निकाल भी दोगे, मान लो ऑब्जेक्टिव है, तुक्के तक्के लग भी गए, ठीक है, वो बहुत लॉन्ग रन में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि फोकस रखिए और चीजों को अच्छे से करिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कैल्शियम। हम कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते हैं, CaF2। ठीक है, अब ये क्या चीज है भैया, मैं ये जो है डालता हूं कैल्शियम फ्लोराइड, लिख देता हूं, चलो। कैल्शियम फ्लोराइड की अगर मैं बात करूं, सो ये मैं किस लिए डालता हूं, इसका कारण है, अभी बताता हूं। कैल्शियम फ्लोराइड ये क्यों डालता हूं? द रीजन टू ऐड कैल्शियम फ्लोराइड इनटू द कोटिंग एलिमेंट्स इज इट रिमूव्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को ये रिमूव करता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज है, एक्चुअल में होता क्या है, एक टर्म आती है हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। जस्ट ए सेकेंड हियर, ओके, सो किसी को डाउट है? मिस्टर दर्शन, आई गेस विल डिस्कस द स्टडी स्ट्रक्चर आफ्टरवर्ड्स, कि भाई स्टडी कैसे करनी है। मैं करता भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है, आई हैव डिस्कस इट एन नंबर ऑफ टाइम। सो आई गेस आप शायद मेरी क्लास पहली बार लगा रहे हैं, है ना? सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं बीच में फिर से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कि भाई आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, एक्चुअल में सारी गेम तो उसी की है। इफ यू प्रिपेयर अ वेल डिजाइन स्ट्रक्चर ना,
आपकी बिल्डिंग हमेशा सस्टेन करती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका अच्छा था, ये स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। सो मैं अभी क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट नाम की एक चीज होता है, एक जो है एक टर्म होती है जिसमें क्या है कि इसके चलते जो है एम्ब्रिटलमेंट ब्रिटल हो जाती है चीजें, या ऐसे कहूं कि मेरे को, मैं नहीं चाहता कि मेरे उसमें हाइड्रोजन गैस एंट्रैप रहे, तो मेरे को ये चीज डालनी पड़ती है। बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ फंक्शन याद रखना है, कुछ चीजों के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। क्यों कैसे जो है हर जगह नहीं चलता, जस्ट नीड टू फोकस। मैं कई बार डिटेल में इसलिए नहीं जाता बिकॉज आई जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बहुत सी चीजें होती है कराने के लिए, ठीक है, तो कई बार उतना ही सीमित रखिए। So there are two more points. The seventh one is calcium carbonate, CaCO3. अब ये क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, इसका सीधा लिखो कि भाई साहब इसका काम क्या है। इसका काम आपका है डायरेक्टली ये मॉइस्चर को, जितना भी मॉइस्चर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। कुछ चीजें तो हमें वैसे ही पता है और कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ से सीख लेते हैं कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो वेल्डिंग जॉइंट में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भैया ये अलाइंग, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये होने चाहिए ताकि इनका कोई रोल है। अब आपके कई बारी हम क्या डाल देते हैं, हम कई बार एल्यूमिनियम डाल देते हैं, हल्का फुल्का एल्यूमिना कह लो, या मैग्नीज डाल देते हैं, ठीक है, या टाइटेनियम की बात करूं या सिलिकॉन की बात करूं, ये सब डाल देते हैं। इसका क्या रोल है अभी बताता हूं। ये सारे के सारे, ठीक है, क्या है, ये आपके सारे के सारे डीऑक्सीडाइजर हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। क्यों? अगर मान लो कोई चीजें ऑक्सीडाइज हो गई, आपको मैंने कल भी बताया था कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पार्ट है, जो मेरा वेल्ड जॉइंट है, उसकी वेल्डिंग ढंग से ना हो। अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई या कुछ और आ गया तो मेरे को उसकी जो फ्रेश लेयर है वो एक्सपोज होएगी नहीं वेल्डिंग को, और मेरी वेल्डिंग अच्छी होगी नहीं। सो मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ डीऑक्सीडाइजर भी उसमें रहें, ठीक है। या कुछ ऐसे उनके लिए मैं क्या डालता हूं, मैं फ्लक्स डालता हूं, मैं गैसेज वगैरह डालता हूं, इनर्ट गैसेज डालता हूं। आज मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसका पर्पस क्या है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 7-8 थे जो क्या थे, कोटिंग कुछ एलिमेंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया और उनके रिलेटेड फंक्शन थे, ठीक है। सो अब जो है पॉइंट आता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये आपने लिख लिया, आपने लिख लिया तो आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि कई बार क्या होता है कि ना, ओके, सो कई बार क्या होता है, सॉरी मैंने मिक्सचर लिख दिया, सही है यार, हाँ आप सही कह रहे हो, ये मैंने मॉइस्चर लिखना था, मैंने गलती से मिक्सचर लिख दिया, मेरा वर्डिंग गलत होगी। सही है यार, अच्छा है। मैं बोल कुछ रहा था, लिख मैंने कुछ दिया, सॉरी। थैंक यू विनोद। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि नाउ मेरे को एक फ्लो बनाने दो, आई वांट टू डिस्कस वन थिंग विद यू। अब होता क्या है, कई बार ना आप फ्लक्स को ना डायरेक्टली डालते नहीं हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे हम एक वेल्डिंग पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम फ्लक्स डालेंगे नहीं। फ्लक्स का मतलब वही था, मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लक्स का मतलब क्या है कि आपने फ्लक्स को
कल मैंने फ्लक्स की डेफिनेशन भी बताई थी कि फ्लक्स क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक तरीके का मिक्सचर है जिसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं और कुछ अलोइंग एलिमेंट्स हैं, उसका सबका जो है सिस्टम जो बना के वो आपका फ्लक्स बन जाता है। अब उसको किस फॉर्म में दे सकते हैं हम? कोटिंग की फॉर्म में दे सकते हैं, पेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, और देना कहाँ पे है? फ्लक्स की कोटिंग वगैरह करते कहाँ हम? इलेक्ट्रोड के ऊपर। मैंने आपको कल भी दिखाया था। और एक पॉइंट होता है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो पहले आपका फ्लक्स मेल्ट होता है, फिर आपकी कोटिंग मेल्ट होगी। क्योंकि अगर मेरी कोटिंग ही अगर पहले मेल्ट हो जाएगी तो फ्लक्स को ऊपर से सिस्टम करेगा कौन? ठीक है ना? तो कोटिंग का काम तो फ्लक्स के ऊपर रहना है ना। सो एक तो ये पॉइंट है कि फ्लक्स पहले मेल्ट होता है, बाद में कोटिंग। अनदर चीज, सॉरी, पहले इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होता है, फ्लक्स कह रहा हूं। ठीक है। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अब कई जगह पर मैं जो है फ्लक्स अपना ऐसा डायरेक्टली नहीं यूज करता। मेरे इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई फ्लक्स नहीं है, मतलब किसी तरीके की मैं कोटिंग नहीं यूज कर रहा। कोटिंग तरीका है कि भाई कोट कर दो। कर किसका रहे हो? फ्लक्स के मिक्सचर का ही, ठीक है ना? उस सारे मिक्सचर को हम फ्लक्स बोलते हैं। कोटिंग का मतलब है उसके ऊपर कोट कर दो, ऐसे लेयर बिछा दो, या पेस्ट फॉर्म में लगा दो फ्लक्स को, या किसी और फॉर्म में दे दो। ठीक है। नाउ मैं ये पॉइंट कह रहा हूं कि कई बार मैं फ्लक्स नहीं लगाता, ऊपर कोटिंग नहीं करता, कोटिंग फॉर्म में फ्लक्स नहीं लगाता, या मैं फ्लक्स लगाता ही नहीं किसी भी तरीके से, तो मेरा इलेक्ट्रोड क्या हो गया? बिना कोटिंग के हो गया, बिना फ्लक्स के हो गया। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रोड को बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। कल भी मैंने आपको नाम दिया था, बताया था। तो इधर इलेक्ट्रोड कैन बी दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ रॉड या फिर वायर, दोनों की फॉर्म में हो सकता है। अब जिस टाइम पर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो आपका बेयर इलेक्ट्रोड है, मतलब उस टाइम पर आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, कोई फ्लक्स की कोटिंग नहीं है। ठीक है। तो ठीक है जी, तो लेकिन सर आपने तो बोला था कि भी फ्लक्स का डालना जरूरी होता है, हम फ्लक्स को यूज करते हैं। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था। अब मान लो फ्लक्स अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की फॉर्म में नहीं है, तो मैंने ये भी कहा था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन की उसकी कोटिंग की फॉर्म में नहीं है तो हम अलग से भी फ्लक्स जो है किसी और फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार हम गैसेस की फॉर्म में भी फ्लक्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। या हम बोल देते हैं कि हमने फ्लक्स नहीं प्रोवाइड किया, हमने इनर्ट गैस दे दी। इनर्ट गैस कौन सी गैस होती है? जैसे आर्गन, हीलियम, जो हम एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम भी वही है जो हमने कल फ्लक्स का काम आपको बताया था, क्योंकि वही वो फंक्शन फ्लक्स का ही तो करनी है। दीज आर नथिंग बट द फ्लक्स ओनली। वो क्या करेंगी? जब आपका वेल्डिंग हो रही है और मैंने ऊपर से किसी ना किसी चैम्बर से जो है आपकी इनर्ट गैसेज जो है नोजल से सप्लाई करवा दी। जब इनर्ट गैसेज उसके अंदर सप्लाई होगी तो उसने क्या कर दिया? एक एनवेलप बना दिया अपने वेल्ड के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। तो वो आपको ऑक्सीजन से बचाएगा, अब ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। ये कल मैंने सारा पार्ट डिस्कस किया तो था। ठीक है। कि भाई अगर मान लो मेरे को ऑक्सीडेशन से मेरे को बचाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं फ्लक्स को मेल्ट कर दूं, स्लैग बन जाएगा, स्लैग फ्लोट होके ऊपर चला जाएगा, उसकी पूरी सरफेस को कवर कर लेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। दूसरा तरीका, मैं क्या करूं? कोई ना कोई गैसेज जो है उसमें से निकलती हैं जब मैं फ्लक्स को मेल्ट करूं। ठीक है। उन गैसेज को बोलते हैं शील्डेड गैसेज, गैस शील्डिंग। शील्डेड गैसेज वो गैसेज होती हैं जो जब मैं फ्लक्स को मेल्ट करता हूं तब निकल के आती हैं। ठीक है। और इनर्ट गैस वो गैस होती है जो फ्लक्स के मेल्ट करने पे नहीं आती, जो हम एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं। जिस जगह पर मेरा इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की हुई है फ्लक्स की, तब मैं उस फ्लक्स को जब वेल्ड कर रहा हूं, बेसिकली वेल्ड जॉइंट लगा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोड जब मेरा जो है उसके अंदर जॉइंट के अंदर फिल हो रहा है, तो ऊपर जो फ्लक्स की कोटिंग है वो भी मेल्ट हो रही है ना। तो अगर वो मेल्ट हो रही है, मेरे पास कोटिंग है, तो बहुत अच्छी बात है, वही मेल्ट हो जाएगी, या तो वो गैस बन जाएगी, स्लैग बन जाएगी और उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। अगर जब फ्लक्स मेल्ट होता है और जो गैस बनती है उसको बोलते हैं शील्डेड गैस। ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास फ्लक्स है ही नहीं, कोटिंग है ही नहीं, इलेक्ट्रोड बेयर इलेक्ट्रोड है, तब मैं फिर फ्लक्स कहां से लेके आता हूं? इनर्ट गैस की फॉर्म में, या मैं किसी चैम्बर उससे नोजल वगैरह से गैसेस वगैरह प्रोवाइड करता हूं, जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक है। उस इनर्ट गैस का फंक्शन क्या है? वही फंक्शन है। वो एक्चुअल में गैसेस का फंक्शन क्या है? चाहे वो स्लैग हो, चाहे वो आपका शील्डेड गैसेज हो, चाहे इनर्ट गैसेज हो, सबका फंक्शन ये है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें या गैसेस को ऑक्सीजन को खा जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट लिख रहा हूं, एक का नाम है शील्डेड गैस, एक का नाम है इनर्ट गैस। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं ये भी पॉइंट आपको बता देता हूं। ठीक है ना।
ये जो मैंने इतनी देर से अभी कथा सुनाई है आपको, मैं वो यहां लिख देता हूं। नंबर वन इज कि एक गैस है जो मेरी शील्डेड गैस है, शील्डिंग कह लो या शील्डेड, SHIELDED, हाँ ठीक है, शील्डेड गैस, ठीक है। और द अदर वन इज मेरी इनर्ट गैस। ठीक है। अब शील्ड गैस जो है भाई साहब, जब शील्ड गैस कब आती है, कब हमें मिलती है, जब हम, ठीक है, अपने फ्लक्स को मेल्ट करते हैं। इट इज बेसिकली, अगर मैं पॉइंट लिखूं इसको, इसका रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ फ्लक्स, जब मेरा फ्लक्स मेल्ट होगा, जो उसमें से गैसेस निकलेंगी, उसको मैं बोल देता हूं कि भैया मेरी ये जो गैस निकली है ये शील्डेड गैस है, जब मेरा फ्लक्स मेल्ट हो रहा है। और कौन कौन सी गैसेस इस तरीके से में निकल सकती हैं, वो ये हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यूजुअली, नाइट्रोजन निकलती है। अब ये सारी क्या है, ये गैसेज जो हैं बेसिकली ऑक्सीजन को खा जाएंगी, तो खा जाने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका फ्लक्स है, कोटिंग है, फ्लक्स है, कोटिंग है, तभी तो वो मेल्ट हो रहा है ना। फ्लक्स इज देयर, या ऐसे कहूं, कोटेड फ्लक्स इज देयर, या ऐसे लिखता हूं, फ्लक्स इज देयर इन द फॉर्म ऑफ कोटिंग, फॉर्म ऑफ कोटिंग की फॉर्म है, कोटिंग हमने कर रखी है। कोटिंग तो तरीका है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोटिंग ओवर द इलेक्ट्रोड, कि भैया इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारी कोटिंग हुई है। किसकी कोटिंग, किसका, ऐसे समझ लो कि पेंट है, एक तरीके से पेंट कर रहा हूं मैं, कोटिंग कर रहा हूं, किसकी, पेंट की या फ्लक्स की, ठीक है जी। तो अब जब फ्लक्स है मेरे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोड बेयर इलेक्ट्रोड नहीं कहलाता, वो कोटेड इलेक्ट्रोड कहलाता है। मैंने कल भी आपको बताया था, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर फ्लक्स है, ठीक है। जब फ्लक्स है तो जब वो वेल्ड करेंगे जॉइंट को, तो वो मेल्ट भी होगा, मेल्ट होगा तो आपका गैस निकलेगी, जो गैस निकलेगी उसको बोलते हैं शील्डेड गैस। और वो कौन कौन सी होती है, ये लिख दी मैंने, ठीक है जी। तो ये सारी क्या करेंगी, आपके उसको खा जाएंगी, ऑक्सीजन को। अब यहां पर जो पॉइंट है ये, अब इनर्ट गैस क्या है, ये हम एक्सटर्नली सप्लाई कराते हैं, एक्सटर्नली सप्लाइड, ठीक है जी। इसके एग्जांपल्स ये आपको पता है, हीलियम, आर्गन, सबसे ज्यादा यही रहता है। अनदर पॉइंट इसमें, अब इसमें फ्लक्स जो है, जब मैं क्या कर रहा हूं, फ्लक्स इसका कोई पार्ट नहीं है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा उसको क्या बोलेंगे, कोटेड इलेक्ट्रोड नहीं है, बेयर इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। सो नो कोटिंग है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है इस केस में। जब मैं इनर्ट गैस ही प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो मेरा काम कर रही है फ्लक्स का, बेसिकली फ्लक्स का काम क्या है, कल हमने फ्लक्स के फंक्शन करे थे, ठीक है। इनर्ट गैस का भी वही काम है, ये भी फ्लक्स की तरह ही एक्ट कर रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लक्स ओनली, लेकिन तरीका अलग है, ठीक है। वो मैं गैस एक्सटर्नली सप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने बोल दिया कि भाई जो पर्पज फ्लक्स का था वही इसका पर्पज है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ फ्लक्स ओनली। लेकिन ये क्या कर रही है, ये भी उसको वही कर रही है, लेकिन ये हम एक्सटर्नली सप्लाई करा रहे हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई कोटिंग ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रोड बेयर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड इज बेयर इलेक्ट्रोड, नो कोटिंग। ये आप समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नो फ्लक्स कोटिंग। तो जब मेरे पास फ्लक्स की कोटिंग नहीं है, तभी तो मैं इनर्ट गैस प्रोवाइड करा रहा हूं,
क्योंकि उस केस में मैं नहीं कर सकता, या कोई मेरे पास ऐसा फंक्शन है जहां पे मैं नहीं करना चाहता, या और मेरे पास n नंबर ऑफ रीजन है जिसमें मैं इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स नहीं लगा रहा। तो भैया नहीं लगा रहा तो उसका कारण है मैं नहीं लगाना चाहता, या मैं नहीं लगा सकता, या उसके कुछ और फंक्शन है इसलिए नहीं लगा रहा। तो उस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ और मैकेनिज्म के थ्रू आपकी इनर्ट गैसेस या फ्लक्स का जो पर्पस है वो पूरा करवा रहा हूं। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट और थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बिकॉज ये क्या होता है कि जब आप उसमें पढ़ेंगे ना वेल्डिंग में, कहीं पर लिखा होगा शिल्डेड गैस, कहीं पर लिखा होगा इनर्ट गैस, कहीं पर लिखा होगा फ्लक्स कोटेड या कोटेड इलेक्ट्रोड, कहीं पर बेयर इलेक्ट्रोड, ये टर्म्स आएंगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या। ठीक है, सो और उससे पहले भी मैंने आपको कई चीजें उसमें पहले आर्क के टाइम पे भी क्लियर करवाई थी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अब पूछो। If you have any doubt, you can ask. दर्शन, आप और मेरे ख्याल से अमन मिश्रा है मेरे ख्याल से, जो अभी आज ज्वाइन किए हैं शायद। सो आप मेरे साथ जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे चल पा रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूं समझ आ रहा है? बताइए, फिर आगे चलें यार। ओके, गुड, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू दर्शन। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब ये आपका पार्ट जो है सारा का सारा जो मोटा मोटा जो था, जिसमें हमने बहुत से बेसिक्स देखे। 2-4 दिनों से हम यही काम कर रहे हैं, मतलब 2-3 क्लासेस से, कि भाई किसी मेन टॉपिक पे आने से पहले सारे आजू बाजू सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके हम उसमें मैदान में कूदते हैं। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि ये सारा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, लाइन लिख देगा। ठीक है, नाउ द मेन पार्ट इज जहां से और क्वेश्चंस भी आते हैं, वो ये आते हैं कि भैया वेल्डिंग प्रोसेसेस में वो डायरेक्टली पूछ लेगा ऐसे कि भाई मेरे को बता दो कि इनमें से इन 4 वेल्डिंग में से बताओ एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सा वेल्डिंग हम यूज करते हैं। एग्जांपल, ये ऐसे कह देगा कि भाई इस पर्टिकुलर वेल्डिंग की एप्लीकेशन कहाँ है, या इस पर्टिकुलर वेल्डिंग में कितना करंट यूज होता है, या ऐसे कह देगा। मतलब क्वेश्चन बनाने को वो कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा और मैं आपको ये बताता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं डिफरेंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कि भाई आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। हमने पहले भी दिन सारा का सारा चार्ट बनाया था, आपको याद होगा। उस पूरे चार्ट के अंदर हमने देखा था कि भाई कौन सी वेल्डिंग किसके अंदर आती है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बता दो इन चारों में से कौन सी फ्रिक्शन वेल्डिंग है, या इन चारों में से कौन सी ये वेल्डिंग नहीं है, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। अब वो क्या यार बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। तो द पॉइंट इज कि भाई अगर आप पढ़ लोगे एक बारी सारे और ऑब्जेक्टिव लगा लोगे तो कहीं नहीं गए पेपर। ठीक है, तो अब जो मैं पार्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती। ठीक है, हाँ मैं आऊंगा विनोद, आर्क का टेम्परेचर पे आऊंगा अभी मैं वो आऊंगा, डोंट वरी। वो क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ वो। मैंने लिख रखा है इसमें। ठीक है, सो आर्क वेल्डिंग टेक्निक जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, कि भाई आर्क वेल्डिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स आज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, आज हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, 3 टेक्निक्स मैंने अच्छे से आपको करानी है। मैं आपको उनकी वीडियोस भी मेरे पास है, वो दिखाऊंगा। बट जो मेरा तरीका रहेगा इसमें आपको समझाने का, वो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको उसके पैराग्राफ्स लिखवाने हैं, नहीं, वो पॉइंट ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको टॉपिक का नाम लिखवाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी वेल्डिंग की जो जितनी बेसिक्स पार्ट्स हैं वो मैंने आपको कवर कर रही हैं। तो अब जो मैं यहाँ पे वर्डिंग लिखूंगा, चाहे मैं वर्डिंग लिखूं कि भाई ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें यूज होता है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, नाम दे दिया। ठीक है जी,
मेटल आर्क वेल्डिंग है, पता है कि मेटल का यूजर है। आर्क वेल्डिंग क्या होती है आपको पहले दिन से बता रखा है, ठीक है। आर्क आपको बता रखा है क्या होती है। अब अगर मैं इसमें पॉइंट लिख रहा हूं कि भाई कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है इसमें, उसको समझाने की कोई बात नहीं है। आर्क का टेम्परेचर इतना होता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो मैंने प्रोसेसेस, मैंने आपका सारा का सारा बेस बना दिया है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी प्रोसेस है वो मैंने प्रोसेस का नाम लिखना है, और हम उसका पैरा जो है एक बहुत बड़ी कथा नहीं लिखेंगे, हमने वो पॉइंट्स लिखने हैं जो पेपर में आते हैं और जो रेलेवेंट है। उनके पीछे के कई बार के लॉजिक्स आप कई बार अपने तक दबा के ही रखिए रखिए, ना ही पूछिए तो बेटर है। कई बार कुछ चीजें क्या होती हैं कि ऐसे पेपर में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि मान लो उसने पूछ लिया कि भाई बता दो गैस वेल्डिंग में जो ये फ्लेम बनती है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो इनर कोन बनती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। मान लो सीधा क्वेश्चन आ गया, आपको पता है तो पता है। अब उस क्वेश्चन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसकी वो नहीं है कि भाई अगर टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्यों है। अब पूछने को 10 बंदे पूछ सकते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है और उसका उसके ऊपर टाइम नहीं खराब करना। सो द पॉइंट इज कि भाई अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टेम्परेचर जो है 5500 डिग्री है तो वो है, उसको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि वो पेपर में ऐसे ही आता है। ना वो आपसे उसका लॉजिक पूछने वाला है, ना आपको उससे जानने की जरूरत है उसकी। मैं आपको उन सारी चीजों के टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा या बताता हूं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको वेल्डिंग का बेस बताया सारा, तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, मैंने आपको टेक्निकलिटी बताई है, मैंने आपको हर चीज बताई है जो रिक्वायर्ड है। जो नहीं रिक्वायर्ड वहां पर टाइम वेस्ट करके कोई लॉजिक नहीं है। तो अब हम जब टॉपिक लिखेंगे तो ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में चलेंगे जो पॉइंट्स आपके पेपर में आते हैं कि भाई ये है तो ये कराता है, ये कराता है, ये इसके फंक्शंस है। उसके बाद मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा उनकी, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कई जगह पर डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आएंगी, तो ये मत सोचना कि सर ये कैसे आई, ठीक है। बिकॉज जब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम के लिए देखना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्या छोड़ते हैं, ठीक है। सो गिव योर मैक्सिमम एनर्जी कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ये मेरी आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस है, ठीक है। डिफरेंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। उसमें से मेरे ख्याल से मैं आज 3 आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। और सबसे पहली जो है वो है इसका नाम है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। नाउ ठीक है, ये इसका नाम है। और जितने भी हम अभी तक वेल्डिंग, नॉर्मल वेल्डिंग देखते आए हैं, कुछ नहीं, वो यही है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। सो अब मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है। Then after giving you the explanation of those points, I'll show you one video of this also, and I'll also tell you कि आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। So write all those things in points only, so आपके लिए याद करने भी आसान होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये आया है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। जो नॉर्मल वेल्डिंग होती है, जो हम वेल्डिंग देखते हैं, जिसमें हमने क्या करा हुआ है, हमने देखी भी थी। अगर मैं आपको वो वीडियो दोबारा दिखाऊं, या मैं अगर बात करूं, जस्ट ए सेकंड। जस्ट ए सेकंड, आई विल शो यू जो वीडियोस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, लेट अस सपोज दिस इज माय वीडियो, ओके, दिस इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ओके, वेट। I'll show you what actually I want.
again summers arc welding, just a second, there is some मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ। सो क्लाउड किचन क्लाउड। सो अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं, देखो नाउ व्हाट वी आर डूइंग। अब यहां पर मैं आपको एक पूरी वीडियो दिखाई देता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कराऊंगा नहीं, बट आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि है क्या शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। देखो कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल वेल्डिंग हम उसी को शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ही कहेंगे। ये देखो लिखा भी है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, चलो मैनुअल कर रहा हूं एक अलग बात है, बट ये बता रहा है कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है। सेमी ऑटोमेटिक में, मैनुअल में लोग क्या करते हैं, हाथ से वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको। अब यहां पर क्या है, ये देखो ये दो प्लेट्स हैं जिसको मेरे को ज्वाइन करना है। ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, देखो रॉड की फॉर्म में पीछे, ये आपकी कोटिंग करी हुई है ऊपर। इलेक्ट्रोड ये है, ये देखो डंडी जो इसने पीछे पूरी पकड़ी हुई है, इसके ऊपर ये देखो सिल्वर कलर की ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग की हुई है, ये फ्लक्स की कोटिंग है। ठीक है, ये देखो लिखा है इसने, ये वेल्डिंग इसने, ये बेस मटेरियल है जिसको मैंने आपको बताया, ये वेल्डिंग कर रहा है। ये देखो ये भाई साहब इसने ज्वाइंट बना दिया। ये जो चीज बनी है, ये ज्वाइंट बन गया, ठीक है। अब ये वेल्ड ज्वाइंट है, ये इसकी बीड बनती है इसको, ये देखो अभी मैं आपको बनाऊंगा जो डायग्राम यहाँ पे दिखाऊंगा, वो लाइन डायग्राम डायरेक्टली मैं बीड बना के, कल मैंने आपको दिखाई थी ना, कल मैंने आपको 3 डायग्राम दिखाए थे, जिसमें मैंने आपको एक डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव स्ट्रेट पोलैरिटी की बीड दिखाई थी, जिसमें आपका स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या है, वर्कपीस जो थिक मेटल्स के लिए है, तो उसकी पेनिट्रेशन डीप थी, तो जो बीड आई थी वो क्या थी, डेप्थ उसकी ज्यादा थी और पतला था, नैरो एंड डीपर, है ना। तो ये देखो ये बीड है, वेल्डिंग बीड, ज्वाइंट की बीड, ठीक है, इसको बीड बोलते हैं नाम, BEAD बीड, ठीक है। एक में बड़ी आई, छोटी आई थी, ये देखो। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, हमने देख ही लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो, ये तो आपको ये दिखाना चाह रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है। ये आपको यहां पे इसने ये दिखाया कि जब मैं शुरू में इनिशियली आर्क जब इनिशिएट करता हूं, तो मैं पहले क्या करता हूं, इसने वो पार्ट चाहे दिखाया नहीं, पहले टच करूंगा, ड्रैग करूंगा, फिर हल्का सा एक आर्क इनिशिएट होगी। जब आर्क इनिशिएट होती है, ये मेल्ट करने लगता है आपका इलेक्ट्रोड, और जो इसके अंदर फ्लक्स जो होता है मेल्ट करता है, तो स्लैग की फॉर्म में ऊपर आता है। ये देखो इसने यहाँ पे वर्डिंग भी दिखाई है, ये देखना भी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक वही है। एक सेकेंड, अभी देखना, ये देखो ये आर्क इनिशिएट हुई हल्की सी, ये देखो ये फ्लक्स मेल्ट हुआ, और ये जब बाद में जो ऊपर आएगा उसको मैं बोल दूंगा कि ये स्लैग है। ये देखो ये डायरेक्टली आपको एनिमेशन में दिखा रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो क्या कह रहा है, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करती है कि भैया मैंने क्या बेस मेटल वो करना है, ठीक है ना। मेरा बेस मेटल कुछ और है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जो है अपना जो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। हाँ अब मुझे नॉर्मल है तो पावर सप्लाई, हाँ ये चीज है, ये देखो अभी एक मिनट दिखा दो, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। इसको बोलते हैं आपका, जो अगर आपने वेल्डिंग देखी हो तो ये आपका एक ये मशीन से उठा के ले आता है बंदा, इसको बोलते हैं, या तो इसका जनरेटर बोल देते हैं, या ये यहाँ पे लिखा भी होगा, या हम इसको ट्रांसफार्मर बोलेंगे। जो इसका ये वो ट्रांसफार्मर नहीं है, इसका
ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या है, ये दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम डाउन यूज करते हैं, ठीक है, बस बात इतनी हम यूज करते हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट करंट चाहिए। ठीक है, आपका जितना भी वेल्डिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, वो हमेशा हाई करंट लो वोल्टेज पे काम करेगा। मैंने आपको जब आर्क जनरेट हो रही थी, आर्क बना के दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि भैया बहुत ज्यादा एम्पियर्स में करंट होता है और वोल्टेज कितनी आती है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। वोल्टेज मैक्सिमम 70-80 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज नहीं होती, और वो भी कब, जब आपका लोड नहीं है, जब आपका स्विच वगैरह ऑन नहीं है, तब मैक्सिमम वोल्टेज जो होगी 80 वोल्ट होगी, जहां पर आपका सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, कि जब हमारा कोई लोड नहीं लगा हुआ तब वोल्टेज मैक्सिमम कितनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज, वो भी 80 वोल्ट है। लेकिन जब वेल्डिंग शुरू हो जाती है तो वोल्टेज बहुत कम होती है, 15-20, 18 से 20-30 वोल्ट, इतनी वोल्टेज होती है, वो भी लिखवाऊंगा आपको रेंज। तो कहने का मतलब है कि वोल्टेज हमेशा इसमें कम रहती है और करंट हमेशा ज्यादा रहता है वेल्डिंग के अंदर। जितना अच्छा ज्यादा करंट होता है, उतनी हमारी डिपोजिशन या एनर्जी हमें उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादा मिलती है और उतनी हमारी पेनिट्रेशन अच्छी मिलती है, ये हमने देखा भी है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है अब कुछ पार्ट्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये अब ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी, ये देखो ये होल्डर है, ये आपको पता है। अब ये क्या है, ये जो इसकी ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका ये सारी क्लैंपिंग वगैरह की हुई है ग्राउंड के साथ, ये वायर्स हैं। ये देखो ये क्या करा है, ये अब हम इतने दिन कल से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ कि भाई साहब ये क्यों यूज कर रहा है डीसीईपी। ठीक है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव क्यों यूज कर रहा है। इलेक्ट्रोड को इसने पॉजिटिव बना दिया, तो ये भाई साहब रिवर्स पोलैरिटी है आपकी, उठा के देख लो कि जो चीज पॉजिटिव होती है, जो चीज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, वहां पर 66.7% हीट आएगी, 2/3 पार्ट मैक्सिमम हीट जनरेट होती है। टोटल हीट का मैक्सिमम हीट जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है, और इस केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव पार्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोड ओनली। तो इलेक्ट्रोड को इसने जब पॉजिटिव कर दिया तो सबसे ज्यादा हीट ये वहीं जनरेट करेगा, और जब सबसे ज्यादा जिस पे हीट जनरेट होगी वो पार्ट सबसे ज्यादा मेल्ट करेगा, करंट वहां सबसे ज्यादा है। तो भैया इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेल्ट हो, क्योंकि ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। आर्क वेल्डिंग जितनी भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, सारे में जो इलेक्ट्रोड यूज करूंगा वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही यूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो भाई साहब, तो मेरे को यही वाली पोलैरिटी लेनी पड़ेगी, टीसीईपी। तो ये मेरा यहीं पे ये, और मैं ये क्या कंज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोड ही तो इसके अंदर जा रहा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स आपका मेल्ट करता जा रहा है, उसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है, और आपका ज्वाइंट बनता जा रहा है, और स्लैग ऊपर आता जा रहा है। ठीक है, ये तो सारे पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, सो गेम ये है कि ये जो ये यूज करते हैं, इसका कारण है मैं आपको बहुत अच्छे से बताया। अब आपको बड़े अच्छे से पिक्चर समझ में आ रही होगी कि भैया चल क्या रहा है। हाँ, डीसीईएन भी यूज ये और लिखा है, अगर मान लो मेरा कोई ऐसा पार्ट है जहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं कंज्यूम करना, मैं ये उठा लूंगा। ये देखो इस तरीके से पावर सप्लाई, ये करंट जा रहा है, ठीक है, हाई करंट। ठीक है, एक बार आर्क जनरेट होगी, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि भाई वेल्डिंग के लिए पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये पड़ा देख लो, पावर प्लग लगा हुआ है, नहीं तो मैं चलाऊंगा कैसे। ये देखो 66% लिख दिया इसने। ये मेल्ट होगी, ठीक है, और ये आपकी जो है स्लैग बन के सिस्टम सा ये दिख गया, ये जॉइंट लग गया। ठीक है, सो ओवरऑल यही था सब। ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या चीज है। और भी इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग दिखाया नहीं, वही है। ठीक है, सो आई थिंक वर्किंग इज क्लियर। ठीक है, सो वापस आते हैं अपने बोर्ड पे। नाउ आई थिंक ये वर्किंग क्लियर है सभी को कि भाई ये क्या था वेल्डिंग,
किसी को कोई डाउट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में तो अभी मेरे से पूछ ले, मैं फिर उसके बाद यहाँ पर सारी स्टोरी लिखने जा रहा हूं। चलें आगे, दिस इज फाइन। ओके ठीक है, तो अब आपको पिक्चर दिखाई गई है, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स भी लिख लो। नो द मेन पॉइंट्स आर, नंबर 1 या स्टार बना के लिखो, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब आपको यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भैया शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग है, मेटल हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्यों यूज होता है आपको दिखा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड को मैंने मेल्ट करना है। और जब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है मेरे पास, इसका मतलब है मेरा क्या है, मेरे पास डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, मेरी ये है रिवर्स पोलैरिटी। डायरेक्टली एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया पोलैरिटी बता दो, ठीक है ना, या शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का आर्क का टेम्परेचर बता दो, अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां पर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है मैं डेफिनेटली देता हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड क्या यूज होगा मेरा, कंज्यूमेबल, को लिख दिया मैंने, आपने देखा भी। अब टेम्परेचर जो है इसमें जो आर्क बनती है उसका टेम्परेचर जो है, उसकी रेंज की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर रेंज यूजली रहती है 6500 टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अब लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन जो आया था उसमें ऑप्शन ये नहीं था, उसमें ऑप्शन था ये जो मैं अब लिख रहा हूं, ये, या फिर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज है, हमने तो ये पढ़ा है, पेपर में ये आ गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में वो एक चीज भी लिखी होती है, वो ये है, बताता हूं आपको। ये जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है, दिस इज बेसिकली विदाउट हीट लॉस, इसमें से कोई हीट लॉस हुई नहीं है, तब इतने रेंज रहती है। और यूजली अगर थोड़ी सी हीट लॉस हो रही है तो टेम्परेचर डाउन चला जाता है विद हीट लॉस। तो आप दोनों रेंज याद रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो ये भी दे देगा और ये भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, नहीं। ठीक है ना, सो ये आपका डाउट क्लियर हो गया जो था वो। ठीक है जी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगले पेज पे लिख रहे हैं, हाँ, या एक पॉइंट आ जाएगा, आई गेस मैं अगले पेज पे लिखता हूं बिकॉज मेरे को ट्रांसफार्मर बताना पड़ेगा। ओके, नाउ द फ्यू अनदर पॉइंट इज कि इसमें जो ट्रांसफार्मर मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है, इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर तो यूज करना ही है, नाम बता दिया, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन।
ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में यूजुअली क्या होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके का डायग्राम होता है, मैं वही बना देता हूँ हल्का सा, अगर ज्यादा ही आपको वो है, ये लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरीके की कॉइल्स होती हैं, सॉरी, ठीक है। अब जहां पर ट्रांसफार्मर हम लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ इस ट्रांसफार्मर में क्या है, कॉइल्स लगी होती हैं कोई ना कोई। तो जो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल्स, एक होती है सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ सेटअप होता है हल्का सा, चलो अब बनाने लग गया हूं तो बता ही देता हूं, ठीक है। तो ये जो आपकी कॉइल्स होती हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल्स और एक को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल्स। अगर आप हल्की सी वर्किंग वगैरह देखेंगे इसकी, तो बाकी वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। इस तरीके की कॉइल्स बनी होती हैं। सो आपने क्या करना है, हमने तो भैया सिर्फ पता होना चाहिए कि होता क्या है सिस्टम। अगर मान लो ये एक तरीके का सिस्टम है, अरेंजमेंट है, जिसमें ये प्राइमरी कॉइल्स है और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, और ns है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब, मेन चीज हमें चाहिए कि करंट जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और हमारा करंट जो है ना, हाँ वो धीरज जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन की विदाउट हीट लॉस वेल्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, वो जनरली लिख दिया। अब वो उसने लिख दिया ऐसे, कई बार ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द क्वेश्चंस वो बन जाते हैं, ठीक है। अब उसमें वो उसने ऐसी रेंज नहीं दी, मेरे को भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं ध्यान, लेकिन मेरे को ये पता है कि ऐसा हुआ था। अब उसमें ये रेंज नहीं दी, मान लो उसने 6,000 वाली या 7,000 वाली और 5,500 वाली दे रखी है, लेकिन अगर आपने मान लो रटी सिर्फ या याद ही 65 वाली की है, फिर या अब क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं वहां पे, ठीक है। सो वहां पर थोड़ी सी इंटेलिजेंसी काम आती है, वहां पे ये देखा जाता है, अच्छा बेस्ट सही आंसर कौन सा है, जो बिल्कुल क्लोज हो, इससे रिलेटेड आंसर हो। तो वहां पर कई बार ऐसा भी एलिमिनेशन रूल भी लगाया जाता है कि भाई अच्छा ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ना तो 300 डिग्री है, ना मान लो 500 डिग्री है, ना 1000 डिग्री है, तो कौन सी हो सकती है, 5000। अब 5000 मान लो आपसे नहीं मैच कर रही है, तो लेकिन ये थोड़ी है कि हमने क्वेश्चन छोड़ना है, बट वो ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसने कोई और फैक्टर्स भी कंसीडर कर लिए होंगे, जैसे इसने विदाउट हीट लॉस वगैरह बोल दिया या विद हीट लॉस बोल दिया, तो उसने रेंज जो है डिफरेंट दे दी है, सॉरी यार, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो पॉइंट बताने आया था वो ये था कि भाई हमारी वेल्डिंग के अंदर ना हमेशा जो सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा कि हाई करंट और लो वोल्टेज। वोल्टेज तो बहुत ही कम रहती है और चेंज भी वोल्टेज ही होती है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब मैंने आर्क बनाई थी, तो हर आर्क के सेक्शन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, ऊपर से चलते चलते नीचे तक वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा था, वोल्टेज डिक्रीज हो रही थी। जो लास्ट वाला सेक्शन था वहां पर वोल्टेज सबसे कम थी, और जब जहां पर वोल्टेज सबसे कम होती है तो ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है। जब हमने देखा था कि मेरी अगर आर्क लेंथ जितनी ज्यादा लंबी है, मेरा लास्ट पॉइंट पे वोल्टेज उतनी कम होगी और मेरा ड्रॉप जो है या मेरा जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा होगा। ये हमने देखा था, ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो रिवाइज करना है, ठीक है, कि आर के लेंथ के बढ़ाने से मेरी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती है, वी डेल्टा वी इज इक्वल टू ए प्लस बी एल, याद है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई हमारे केस के अंदर करंट हमेशा मैक्सिमम रहेगा और वोल्टेज बिल्कुल लो रहेगी, और चेंज भी वोल्टेज ही होगी। करंट को यूजुअली हम फिक्स रखते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट करंट रखते हैं, और वोल्टेज वेरी करती है, ठीक है, और मैक्सिमम हाई करंट रखते हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट हो, और जितना ज्यादा करंट होगा, एनर्जी होगी, उतनी पेनिट्रेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो स्टेप ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहा हूं स्टेप डाउन है, और जो करंट मैं इसमें यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता ही रहा हूं, ये जो होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट टाइप। हमें चाहिए यही,
ठीक है, आई विल बी कांस्टेंट करंट और वोल्टेज आपकी वेरी करेगी, वोल्टेज विल वेरी। ठीक है, अरे उसमें यार रेक्टिफायर वगैरह और सब लगे होते हैं धीरज, मैंने आपको वही बात बोली है, मैंने आपको बोला है कि आप अगर इसमें से क्वेश्चन निकालना चाहेंगे ना, 1000 क्वेश्चन इसमें से निकल के आ जाएंगे कि सर इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। जस्ट फोकस माय डियर ऑन दोज थिंग्स जो आपके पेपर के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों एसी को डीसी में भी कन्वर्टर लगे होते हैं और 10 चीजें उसमें लगी हुई हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, वी शुड बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल दोज क्वेश्चंस जो पेपर से आते हैं और हमारा काम चल जाए, अच्छे से हमारे क्वेश्चंस निकल जाएं। ठीक है, सो ये हमारा फोकस होना चाहिए, क्वेश्चंस निकालने को। इसमें से 1000 क्वेश्चन और ऐसे आ जाएंगे जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी यहां नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो n क्या है, बेसिकली n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कि भाई कितने कॉइल्स में कितने टर्न्स हैं। तो np प्राइमरी टर्न्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं सेकेंडरी से, ये हल्का सा वो है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का मैंने हल्का सा आपको बता दिया, बाकी ऐसा जिसमें और कुछ ठीक है। तो ये अब अगला पॉइंट जो इसके अंदर मैं आपको लिखवाने वाला हूं वो ये है कि भाई जब हम वेल्डिंग नहीं कर रहे होते, जिस टाइम पर हम वेल्डिंग नहीं कर रहे, विदाउट वेल्डिंग, जब मैंने अभी वेल्डिंग की नहीं, तो जो मेरी वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू लगभग मान लो 80 वोल्ट के आसपास है और ये मेरी मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, इसको बोलते हैं नो लोड कंडीशन पे जो मेरी वोल्टेज है, उस टाइम पर मेरा कोई लोड नहीं लगा। ये कंडीशन मेरी कौन सी है? नो लोड कंडीशन, कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है वो इतनी आ रही है। तो इस वोल्टेज को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, कि मेरा भी सर्किट ओपन है और कोई लोड लगा नहीं है, एंड द वोल्टेज इज नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। सर्किट वोल्टेज OCV। ओके, ठीक है। अब अगले पेज पे लिखते हैं, चलते हैं, ये लिख लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक दो पॉइंट इसके और लिखते हैं। कि ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जब वेल्डिंग नहीं हो रही तब आपका वोल्टेज जो है वो इतनी आ रही है, लेकिन जब वेल्डिंग होना शुरू होगी, ठीक है, जिस टाइम पर वेल्डिंग होनी शुरू होगी, तो ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी वेल्डिंग हो रही है और मेरी आर्क बन रही है, ठीक है, तो मेरा वोल्टेज का ड्रॉप आएगा ही आएगा हर स्टेज पे। तो उस टाइम पर मेरी वेल्डिंग के टाइम पर वोल्टेज की जो रेंज रहती है, मैंने आपको जैसे बताया था अभी, वो यूजुअली 18 से 40 वोल्ट, हो सकता है 25 भी हो जाए किसी में 30 भी हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत कम रेंज रहती है ड्यूरिंग वेल्डिंग। ठीक है, तो अब अगर कहीं पर क्वेश्चन भी आ रहा है ना कि भाई उसने 4 तरीके की वोल्टेज दे दी कि भाई शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग के अंदर यूजुअली वोल्टेज की रेंज क्या, तो आपको देख के बस, मान लो उसने एक में 200 वोल्ट लिख दिया, एक में 500 वोल्ट लिख दिया, एक में ये इतनी कम वोल्टेज लिख रहा है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि भाई मेरे को अगर थिकनेस ज्यादा चाहिए, या मैं कह दूं कि मेरी थिकनेस ज्यादा है मेरे बेस मटेरियल की, हायर द थिकनेस, ठीक है, बेस मटेरियल की अगर मेरी थिकनेस हायर है तो मेरे को हो उस, बेसिकली मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 चीजें लिखवाऊंगा, 3 वेरिएबल। एक है थिकनेस, एक है करंट, और एक है इलेक्ट्रोड का डाया। वो ऐसे प्रोपोर्शनली ही चलेंगे। अगर मेरी कोई थिक मटेरियल है, थिक प्लेटें हैं या थिक जो पार्ट्स हैं इनको मैंने ज्वाइन करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को अगर थिकनेस अच्छी चाहिए, अच्छे थिक वाले पार्ट्स को मैं वेल्ड करना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पार्ट पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तभी वो पार्ट को जो है उसमें जो है डीपर पेनिट्रेशन हो पाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास थिकनेस ज्यादा है, हायर द थिकनेस, तो करंट भी मेरे को हाई रखना पड़ेगा। हायर द करंट, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मेरे को करंट ज्यादा चाहिए ना, तो मेरे को इसको इलेक्ट्रोड के डाया के साथ रिलेशन बनाना है, तो मैं कभी भी पतला क्रॉस सेक्शन या कम क्रॉस सेक्शन वाला डायमीटर इलेक्ट्रोड का डाया नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं पतला और कम क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया कम है, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर कम है, वो वाला डायमीटर का, कम डायमीटर का बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैं इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, तो मैं अगर इतना ज्यादा करंट पास करूंगा तो वो इलेक्ट्रोड का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे को इलेक्ट्रोड का डाया भी उस हिसाब से वेरी करना पड़ेगा, हेंस इलेक्ट्रोड डायमीटर। तो हायर द इलेक्ट्रोड डायमीटर ऐसे लिख लो। तो ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहां करंट कम चाहिए, तो मैं मोटा डायमीटर लेके करूंगा क्या, डाया का इलेक्ट्रोड लेके, ठीक है ना। तो मेरे को अगर थिन शीट वेल्ड करनी है, तो मैं इतने उसका कोई लॉजिक ही नहीं, मेरा मैं वो खराब कर रहा हूं अपने पैसे इतना डायमीटर लेके, करंट, क्योंकि वहां पे करंट की वैल्यू इतनी है ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरा अगर एप्लीकेशन ही है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी मोटी प्लेट्स वेल्ड हो, बहुत मोटी प्लेट्स हैं, थिक प्लेट्स वेल्ड हो, पेनिट्रेशन अच्छी हो और अच्छे से वेल्डिंग हो, तो मेरे को उसमें वहां पे एनर्जी भी तो ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो जाके वो होगा। और उसके लिए मेरे को वो मेरे को पतले डायमीटर वाले इलेक्ट्रोड से मिलेगी नहीं, क्योंकि जब वो मैं पतला डायमीटर वाला इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, मैं इतना ज्यादा करंट दूंगा, उसका तो पर्पस ही फेल हो जाएगा जिसके लिए मैंने उसको लगाया है। तो द थिंग इज, हायर द थिकनेस, हायर द करंट, हायर शुड बी द इलेक्ट्रोड डाया, ये पॉइंट था। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको मैं ऐसे, हायर द थिकनेस, कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरे को पेनिट्रेशन अच्छी चाहिए, मैं नो डाउट करंट ज्यादा रखा हूं, एनर्जी ज्यादा रखा हूं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड का ज्यादा डाया जो है अकॉर्डिंगली रख रहा हूं। आगे एक पॉइंट आएगा, चलो मैं आगे ही बताऊंगा, अभी ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, नाउ सॉरी, द अनदर पॉइंट इज ऑफ दिस इज, ये सारे के सारे इसी के पॉइंट है कि मेरे को अगर आर्क को मेंटेन करना है, टू मेंटेन द आर्क, मेरे को अच्छे से आर्क जो है स्टेबल आर्क चाहिए, तो मेरे को भाई साहब, मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया था, 3 से 5 mm का गैप मेंटेन करके रखना पड़ता है, 3 to 5 mm गैप, ठीक है, इज मेंटेन्ड, इज मेंटेन या नीड्स टू बी मेंटेन, जैसे मर्जी लिख लो, पॉइंट समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ये लो,
ये गैप मैं मेंटेन करके रखूंगा। आपने देखा है कई बारी, आपने अगर वेल्डिंग की है कॉलेज टाइम में, या अपने फ्रेंड्स को या किसी और को वेल्डिंग करते देखा है, या वैसे ही किसी को वेल्डिंग करते देखा है, तो वो बंदा क्या करता है कि शुरू में आपके जो पार्ट है उसके ऊपर जो हल्का सा टच करता है, उसको टच करेगा, ड्रैग करेगा, और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने लग जाएंगे और एक फ्लो शुरू होता है, आर्क बननी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब जब आर्क बन रही है, ठीक है जी, जब आर्क बन रही है आपकी, तो अब उसमें मैंने लिख दिया गैप आपको 3 से 5 mm का गैप चाहिए। मान लो मैं गैप देता ही नहीं, मैं क्या करता हूं, ये लो, ये आया, ये मेरी वेल्डिंग ऐसी चल रही थी, अभी मैंने गैप दे रखा है, मान लो ये 5 mm है, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं वैसे दिखा रहा हूं, मैं गैप दिया ही नहीं, मैंने उसका ऐसे टच कर दिया, तो वो क्या होगा, हाँ भाई, वो 2 mm दर्शन आपके बता दिया होगा यूजुअली। देखो यार, ये चीजें वेरिएबल होती हैं, ठीक है, कई बार अब लिखने को है, अब ये 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, तो एक रेंज है 2 mm, 3 mm, 4 mm, हर एक की एप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो 2 से 5 mm या 3 से 5 mm के अगर मैं गैप दे रहा हूं, समथिंग लाइक दैट, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। सो इशू इंपॉर्टेंट ये है कि गैप दे रहा हूं, अगर मैं वो गैप ना दूं तो मेरा क्या होगा, मैं इलेक्ट्रोड जो है मेरा बेसिकली आपके वर्कपीस के साथ जाके स्टिक हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, वो पटाखा मार देता है और उसके साथ ही जाके वो चिपक जाता है हमारा इलेक्ट्रोड, फिर हम उसको ऐसे 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 टेढ़ा टूढ़ा कर करके अपना जो है इलेक्ट्रोड वहां से उस पीस से हटाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया अगर आपको आर्क स्टेबल चाहिए, आप चाहते हो कि आपका वेल्डिंग ज्वाइंट अच्छा बने, ठीक है, उसको बोलते हैं लीक प्रूफ ज्वाइंट, कि जहां पर लीकेज ना आए, समथिंग लाइक दैट, ज्वाइंट अच्छा बने, तो आपको गैप देना पड़ता है, और वो गैप कॉन्स्टेंटली मेंटेन भी करके रखना पड़ता है। एक होता है गैप दे देना, ठीक है, एक गैप दिया लेकिन फिर टकरा दिया, फिर टकरा दिया, जितनी बार उसके ऊपर टच करोगे वो आपका सर्किट ब्रेक होगा और वो वहां पे जाके उसके ऊपर वो हो जाएगा, चिपक जाएगा। फिर आप जो है होल्डर को ऐसे हिला हुलू के अपना जो है उसके साथ वो निकालते हो, उससे छुड़वाते हो, है ना, तो वो फिर ज्वाइंट आपका अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर्क को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ गैप देना इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, अब है क्या टाइम हो गया, अभी 5-1 मिनट पड़े हैं मोटे मोटे। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, सो मैं अब आपको 3 डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसमें कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। पॉइंट आपको वीडियोस बाद में दिखाऊं, पहले दिखाऊं और कुछ पॉइंट समझाऊं, ताकि आपको ये पॉइंट्स की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपना पर्पस सर्व हो जाता है, rather देन कुछ और पर्पस तरीके से लिखने के बजाय। ठीक है, सो अब जो है मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। सॉरी, ओके, अब जो है मैं यहां पे कुछ बना रहा हूं, वो मैं एक वेल्ड बीड बना रहा हूं। ये जो मैं बीड बना रहा हूं, इसका बनाने का पर्पस है, now what I'm trying to do, I'm trying to make a weld bead, a good weld bead, so that I can समथिंग लाइक दैट। ये थोड़ा सा डायग्राम ये उसकी तरह बन गया, लीफ की तरह, बट कुछ और पॉइंट मेरा समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरा जॉइंट है इस तरीके से, ये लो। ठीक है, अब ये 3D डायग्राम है, एक मेरी प्लेट है इस तरीके से, और ये जो मैंने आपको लाइन डायग्राम आगे से दिखा रहा था कि वो बीड बनती है। ठीक है, अब ये मान लो किसी तरीके से एक बीड बनी हुई है, अब यहां पे एक ये पॉइंट, एक मिनट, दिस वन एंड दिस वन। अब होता क्या है, मैं आपको सिर्फ यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि
कुछ जो वेल्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्मूथ वेल्ड। कुछ वेल्ड जो होते हैं, वेल्ड जॉइंट होते हैं, वेल्ड बोल रहा हूँ, वेल्ड जॉइंट बोल रहा हूँ, वो होते हैं इनकम्प्लीट बेसिकली, जिसको मैं बोलता हूँ कि उनकी फ्यूजन जो है अच्छे से नहीं हुई, इनकम्प्लीट फ्यूजन। ठीक है, वो अच्छे वेल्ड नहीं है, स्मूथ वेल्ड नहीं है, स्मूथ वेल्ड जॉइंट नहीं है। अब स्मूथ वेल्ड जॉइंट कौन से होते हैं? जिनके वेल्ड जॉइंट के कॉर्नर्स जो होते हैं ना, कॉर्नर ऑफ द वेल्ड इज कंप्लीटली मर्ज इनटू द प्लेट। ये जो वेल्ड जॉइंट है, ये जो अगर आप कोने देखेंगे जॉइंट के, जब आप दो प्लेट्स को वेल्ड करते हैं ना, तो जो वेल्ड बीड बनती है, अगर वो उस जो एज से बेसिकली बाहर आ जाए या अंदर रह जाए, तो वो एक तरीके से प्रॉपर फ्यूजन नहीं हुआ, वो स्मूथ वेल्ड नहीं है। लेकिन अगर वो एजेस के साथ लगी हुई है, इस कॉर्नर के, ये वेल्ड जो जॉइंट है बेसिकली बिल्कुल प्लेट के कॉर्नर्स के या एज के साथ बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम स्मूथ वेल्ड। ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं कि if the corner of the weld, कॉर्नर कह लो या एज कह लो, समझ में आना चाहिए, वेल्ड का जो कॉर्नर है इस तरीके से, ये एज है जो उसका एज ऑफ वेल्ड इस कंप्लीटली मर्ज इनटू द प्लेट, के साथ ही मर्ज किया हुआ है। बेसिकली जो जॉइंट है वो आपको ऐसे उभरा हुआ नहीं दिख रहा, या कोई अंडर उसमें कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, कंप्लीटली मर्ज इनटू द प्लेट। तो ऐसे जॉइंट को, सच जॉइंट इज नोन एज वेल्ड जॉइंट, इज नोन एज स्मूथ वेल्ड जॉइंट, या वेल्ड कह लो। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि मैंने आगे जो 2 पॉइंट लिखवाने हैं उसमें मैंने इनकम्प्लीट फ्यूजन जो है वो दिखानी है आपको, कि भाई फ्यूजन अच्छे से नहीं हुई, तो वो नहीं हुई तो वो दिखते कैसे हैं, और उनके ऐसे दिखने के पीछे कारण क्या है, कि भाई उनका फ्यूजन अच्छे से नहीं हुआ तो वो स्मूथ वेल्ड नहीं बने। तो क्या कारण है कि भैया स्मूथ वेल्ड नहीं बने, या तो इनकम्प्लीट फ्यूजन है, या जो भी चीजें वो किस कारण से आई है वो आपको बताऊंगा। तो इस तरीके के वेल्ड को हम बोलते हैं स्मूथ वेल्ड, वेल्ड जॉइंट कह लो या वेल्ड, जिसमें आपके जो कोने हैं बेसिकली प्लेट के साथ अच्छे से फ्यूज हो रखे हैं। ठीक है जी। सो आई थिंक जो अभी रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, विल मीट एट 12:40, और हमने इसको भी कवर करना है, इसमें कई पॉइंट्स हैं अभी। उसके बाद फिर हम देन विल मूव विद द रिमेनिंग 2 जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और आपका मिग वेल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, है इसमें कई सारा पार्ट, वो डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे। तो आज की सेकंड हाफ में यही चलेगा। विल टेक ए ब्रेक ऑफ 10 minutes एंड देन विल मीट एट 12:40। ओके।